वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी क्लास 9th स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश कर दिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है गोल्जी apparatus। ठीक है, बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे दूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपके क्लास 9th में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को क्या बोला गया है? सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो एनसीईआरटी में एक नया टर्म मिलेगा, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। वो एक्चुअली क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड जो कंपोनेंट है गोल्जी apparatus, थर्ड लाइसोसोम्स और लास्ट इज वैक्यूल्स। तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने स्टार्ट कर दिया था, गोल्जी apparatus आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली आज आपका लाइसोसोम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक डिटेल हो गया। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और भी आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और स्पेशली आप ईआर, गोल्जी apparatus और लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे तो आपको एक स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी। स्टोरी क्या है मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनना। जैसे कि आप मेरा मोटिवेशनल क्लास सुनते थे पहले, वैसे ही आज ये पोस्ट ऑफिस की स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम पोस्ट ऑफिस की कोई स्टोरी नहीं बताने वाले हैं, पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग फॉर्मेट है वो बताने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस का जो फंक्शन है वो एक्चुअली होता क्या है कि डिफरेंट पर्सन का जो लेटर है या जो उनका डॉक्यूमेंट्स है उनको अदर उनके टारगेट प्लेस पे सेंड करना होता है। यही पोस्ट ऑफिस का फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि कोई आपको डॉक्यूमेंट्स या लेटर आपको सेंड करना है वन प्लेस से दूसरे प्लेस, लाइक गुवाहाटी से आपको दिल्ली अगर सेंड करना है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि कोई एक लेटर आपको, जो भी आपको लेटर सेंड करना है वो लेटर को आपको फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद से आप उसको इन्वेलप में डालेंगे। इन्वेलप में डालने के बाद से उसमें आप टिकट्स या उसका जो सेंड करने की जो वैल्यू होती है, पोस्ट को भेजने की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू का आप टिकट उस पर लगाएंगे, ठीक है। टिकट लगाने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में जो भी आपका नियर बाई पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे आप उसको जमा करते हैं, उसको आप देते हैं पोस्टमैन को कि ये आप मेरे को भेजना है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। तो वो जनरल जो है इंफॉर्मेशन है फीड करता है और उस पर स्टिकर के फॉर्म में लगाता है और फिर उसको अपने लेटर वाले प्लेस पे जहाँ पे वो स्टोर करता है लेटर, वहां पे उसको रखता है, ठीक है। ऐसे ही आपके सिटी के डिफरेंट जो है पर्सन जो है लेटर भेजते होंगे, तो लेटर को वो एक जगह कलेक्ट करता होगा और कलेक्ट करने के बाद से उसकी शॉर्टिंग करता है कि कोई मे बी गुवाहाटी का कोई पर्सन किसी लेटर को दिल्ली भेजना चाहता हो या किसी लेटर को वो मुंबई भेजना चाहता है या बैंगलोर भेजना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो लेटर की शॉर्टिंग करता है, ठीक है। और शॉर्टिंग करने के बाद से जो दिल्ली के लेटर्स है उनको एक साथ एक बैग में रखेगा उसको, और देन उस बैग को वो दिल्ली को या मुंबई को या बैंगलोर को वो सेंड कर देगा। मतलब कि जो लेटर का ग्रुप है दिल्ली वाला या मुंबई वाला लेटर का जो ग्रुप है उसको इंडिविजुअल बैग्स में डाल के और इंडिविजुअल प्लेस पे वो बाय ट्रेन बाय फ्लाइट वो भेजेगा, ठीक है। वहां पे जब लेटर जैसे सपोज दैट कि दिल्ली अगर लेटर पहुंच गया तो दिल्ली में बहुत सारे प्लेसेस हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एरिया हैं, पोस्ट हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे अगर भेजना है तो अगेन क्या होगा, लेटर को फिर से शॉर्टिंग करना होगा अकॉर्डिंग टू सब डिवीजन ऑफ दिल्ली सिटी या जो भी सिटी आपका, उस सिटी के में जो भी छोटे छोटे प्लेस हैं उनके अकॉर्डिंग फिर से शॉर्टिंग करनी होगी। और शॉर्टिंग करने के बाद पोस्टमैन जो होगा उस लेटर को जाकर इंडिविजुअल प्लेस पे वो डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का फंक्शन बताया। पोस्ट ऑफिस का फंक्शन इसलिए बताया कि पोस्ट ऑफिस जैसा यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्पेशली जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus को एक साथ जब डिस्कस करते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस का फंक्शन है वो यहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मैं पहले एक बार फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रिलेट कर लीजिए और उसके बाद से फिर मैं गोल्जी apparatus टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
क्योंकि अभी आपने पोस्ट ऑफिस का जो फंक्शन है अभी समझा है जस्ट आपने, और उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर कर लेंगे आप तो बेटर होगा, ठीक है। देन बेसिक इंफॉर्मेशन गोल्जी अपैरेटस का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो आपको याद करना होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लाइक आपको बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका एक फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है, ओके, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। और ये जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म हो गए, ठीक है। और लिपिड और प्रोटीन को मे भी मॉडिफाई करना होगा, ठीक है, मॉडिफाई करना होगा। जैसे कि आप लेटर को इनफोल्ड कर रहे थे या लेटर को इनवेलप में डाल रहे थे, तो वो क्या है, इज अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, इज अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। सिमिलरली लिपिड्स और प्रोटीन में भी क्या करेंगे आप, इसको जब इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको जो है सेंड करने के अकॉर्डिंग बनाएंगे आप। जैसे कोई भी चीज आपको भेजना है किसी पर्टिकुलर प्लेस में तो उसकी पैकिंग करते हैं, उसमें आप उसके अगर कुछ डेलिकेट पार्ट्स हैं या कोई बहुत कमजोर वीक पार्ट है तो उसको आप उसको ओपन करके उसको प्रॉपर राइप करके और उसको जो है आप फिर देन उसको पैक करके फिर सेंड करते हैं आप। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होने वाला है कि लिपिड और प्रोटीन जो यहाँ पे बन रहा है इसको मॉडिफाई करना है, इसको पैक करना है, और पैक करने के बाद अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। यह मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है मॉलिक्यूल्स जब पैक हो जाएंगे, ठीक है, और पैक होने के बाद से वो गोल्जी अपैरेटस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और एक्चुअली ये कैसे ये ट्रांसपोर्ट होंगे, यहाँ पे जो भी लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं वो मेम्ब्रेन से इंक्लोज हो जाएंगे, मेम्ब्रेन से इंक्लोज हो जाएंगे और वेसिकल्स के फॉर्म में मूव करेंगे। किस फॉर्म में मूव करेंगे, वेसिकल्स के फॉर्म में मूव करेंगे। और एक्चुअली कहाँ पे मूव करने वाले हैं, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस की तरफ मूव करेंगे। और गोल्जी अपैरेटस में फर्दर क्या होगा, फर्दर मॉडिफिकेशन होगा, पैकिंग होगी, ठीक है, और देन ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये चीज ध्यान देना होगा। ये जो मैंने वर्ड यूज किया है ये फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस में जाएगा। गोल्जी अपैरेटस क्या करने वाला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले लिपिड्स प्रोटीन जो मॉडिफाई होके वेसिकल्स में इंक्लोज हुए हैं, वेसिकल्स का मतलब मेम्ब्रेन से इंक्लोज हो गए, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, लिपिड्स और प्रोटीन। ध्यान दो एक बार, जैसे सपोज दैट ये मैंने बताया कि यहाँ लिपिड आया, यहाँ से क्या आया, लिपिड आया आपका, ठीक है, और देन प्रोटीन आया, कुछ भी समथिंग अमाउंट आया, और वो अमाउंट ये है, ठीक है, ये लिपिड हो गया, ये प्रोटीन हो गया। फिर क्या करेंगे, ये एक सर्कल बनाएंगे, जो रेड सर्कल बना रहा हूं एक्चुअली में मेम्ब्रेन है, वो क्या है, मेम्ब्रेन है। और ये जो मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्म हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स जो है वो बड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन्स बड ऑफ हो जाते हैं और कैरी कर लेते हैं लिपिड्स और प्रोटीन को, और कैरी करने के बाद बड ऑफ होने के बाद वो मूव करेंगे गोल्जी अपैरेटस की तरफ, ठीक है। और गोल्जी अपैरेटस क्या करने वाला है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेगा फर्दर, ये जो आने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका मॉडिफिकेशन करेगा गोल्जी अपैरेटस। मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स मींस कि आपका हो गया लिपिड हो गया, ठीक है, एंड प्रोटीन हो गया, ठीक है, इनके मॉडिफिकेशंस होंगे, ठीक है। यहाँ मॉडिफिकेशन हो गया, देन क्या होने वाला है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। देन गोल्जी अपैरेटस में पैकिंग होगी, क्या होगी, पैकिंग होने वाली, यहाँ पे पैक होंगे मटेरियल जो यहाँ से मूव किए हैं, ठीक है। और पैकिंग होने के बाद से गोल्जी अपैरेटस में जो भी कंपोनेंट्स है उनसे पास होते हुए ये मूव करते हुए इस एंड की तरफ आएंगे, ठीक है। अभी एंड के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ये कौन सा एंड है और ये कौन सा एंड है, इसका डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी सिंपली आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि यहाँ से आने वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पहले आएंगे, देन यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ से मूव करके ये यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, फाइनली फिर से एक वेसिकल बनेगा और मटेरियल्स फाइनली यहाँ इंक्लोज हो जाएगा, ठीक है।
इनक्लोज होने के बाद से ये मूव करेगा दो पैटर्न में, ठीक है। मूव कैसे करेगा? दो पैटर्न में, एक सेल्स के अंदर जाएगा, दैट मीन्स कि एक जाएगा इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट्स में जाएगा। देखो इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि विद इन सेल, विद इन सेल्स, ठीक है। और इंटर सेलुलर जो वर्ड होता है, इंटर का मतलब कि सेल से बाहर जाएगा, ठीक है। तो सेल से बाहर जाने का एरो मैंने ये बना दिया है, ठीक है। सेल के अंदर अगर किसी प्लेस पे इस मॉलिक्यूल्स का यूज होने वाला है, जो मॉलिक्यूल गोल्जी अपरेटस से फाइनली फॉर्म होके आ रहा है, उसका अदर प्लेस पे कहीं यूज होने वाला है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइक आपके लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में, वैक्यूल्स फॉर्मेशन में, यहाँ पे अगर यूज होगा तो उसको आप बोलेंगे कि इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स के साथ वो यूज होने वाला है फर्दर, ठीक है। बट वही मॉलिक्यूल्स अगर मूव करके सेल से बाहर चला गया तो वो हो जाएगा इंटरसेलुलर। क्या हो जाएगा? इंटरसेलुलर। तो ये ध्यान देना होगा, इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। फिलहाल अभी क्या आपने समझा गोल्जी अपरेटस के बारे में? गोल्जी अपरेटस के बारे में आपने समझा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो भी मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स वेसिकल्स के फॉर्म में आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है, ठीक है। उनको रिसीव करना है, उनका मॉडिफिकेशन करना है, उसमें पैकिंग करनी है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पैटर्न में। पैटर्न आपका क्या होगा? इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन पहले बता दिया गोल्जी अपरेटस, बिकॉज मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि मुझे पोस्ट ऑफिस वाला पूरा जो फंक्शन है यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई होता हुआ आपको दिख रहा है, एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है उसको आप समझिए कि कोई पर्सन ने लेटर दे दिया पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। और लेटर दिया तो वो लेटर अब कहाँ जाएगा? हेड ऑफिस जाएगा, हेड ऑफिस ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। जो हेड ब्रांच होती है पोस्ट ऑफिस की, वहां जाएगा और वहां पे क्या होगा? उसका शॉर्टिंग होगा, उसका पैकिंग होगा, उसका फर्दर मॉडिफिकेशन होगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अदर सेल्स में या विद इन सेल्स में, ठीक है। इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर। तो कुछ इस तरीके से पोस्ट ऑफिस की स्टोरी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये गोल्जी अपरेटस का फंक्शन हो गया। अब आपको बता दे रहा हूँ कि गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। गोल्जी अपरेटस के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वो कंपोनेंट्स क्या है? सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है, वेसिकल्स है। डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये जो पार्ट है आपका सिस्टर्नी है और सिस्टर्नी से ब्रांच जो निकल रहे हैं ट्यूब के फॉर्म में, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और सिस्टर्नी के एंड पे, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये सर्कल दिख रहे हैं, ये क्या है? वेसिकल्स हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लेवलिंग कर रखा है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ गोल्जी अपरेटस, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, इसका जो प्लेस होता है वो न्यूक्लियस से कंपेयर करके आप मेंशन करते हैं, न्यूक्लियस के नियर बाय होता है। लेकिन जब आप इसको डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तो या फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब डायग्राम बनाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियस के भी नियर बाय है। मतलब दिमाग में ये रखना है कि न्यूक्लियस और ईआर दोनों को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंट है कि ये जो वेसिकल्स यहाँ से मूव करके आ रहे हैं वो गोल्जी अपरेटस के सिस फेस की तरफ पहले आते हैं, ठीक है। जिधर जा रहे हैं एक्चुअली में ये वेसिकल्स मूव करके, वो फेस जो है वो गोल्जी अपरेटस का कौन सा फेस है? सिस फेस है। और इसके अपोजिट ये जो फेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। क्या इसको बोलते हैं? ट्रांस फेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। रिसीव करने वाला सिस फेस और यहाँ पे फाइनल जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो जो गोल्जी अपरेटस का फेस होगा वो होगा आपका ट्रांस फेस, ठीक है। इसका अदर भी नेम है, वो क्या है? ये फॉर्मिंग फेस है और ये मैच्योरिंग फेस है, ठीक है। और अगर शेप के अकॉर्डिंग आप अगर नेम देंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स सरफेस और ये हो जाएगा कॉनकेव सरफेस। केव इसलिए क्योंकि ये केव लाइक अपीयरेंस बना रहा है, इसलिए कॉनकेव सरफेस ये होगा और ये जो सरफेस होगा आपका ये कॉन्वेक्स सरफेस होगा, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर और उनके पोजीशन या उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गोल्जी अपरेटस के कुछ और भी लाइंस हैं, जैसे कि गोल्जी अपरेटस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब और ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो ये नेम है आपका कैमिलियो गोल्जी। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, 1898 में इसको ऑब्जर्व और डिस्क्राइब किया था, ठीक है। नेक्स्ट
फंक्शन का लाइन है, ये फंक्शन है गोल्जी अपैरेटस का कि गोल्जी अपैरेटस जो है वो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ये ध्यान देना होगा, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करते हैं। शुगर का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान देना होगा। कार्बोहाइड्रेट, सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं। एक और एक्स्ट्रा लाइन है, वो लाइन ये है कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है बट आपको जानना चाहिए। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है कि गोल्जी अपैरेटस जो है फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, लाइसोसोम्स का करते हैं, और एज वेल एज वैक्यूल्स का भी ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये सब आपके बुक में मेंशन है, ठीक है। ये सब आपके बुक्स में मेंशन है। क्या मेंशन है कि गोल्जी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं और वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आपका ये गोल्जी अपैरेटस फिनिश हो गया टॉपिक। इसमें जो भी डाउट्स होगा आप पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका गोल्जी अपैरेटस फिनिश होने के बाद से नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम इसलिए टॉपिक है, मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, दैट मीन्स कि सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का लाइसोसोम भी एक कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट है। और लास्ट कंपोनेंट मैंने बताया था वैक्यूल्स है। तो पहले हम लाइसोसोम्स को पढ़ने वाले हैं। और एक चीज और बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स। ये लाइन आपको भूलना नहीं है, ये लाइन मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। प्रीवियस जो लेक्चर है उसको भूलना नहीं है, उसको पढ़ के, उसको एक बार वीडियो को देखकर और फिर इसको कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम स्टार्ट होने का जो पर्पज है वो ये है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस दोनों से होता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना होगा। और जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो एनसीईआरटी मेंशन कर रहा है कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन गोल्जी अपैरेटस से होता है, ये एनसीईआरटी बोल रहा है। लेकिन जब आप लाइसोसोम्स का कॉम्पोजिशन आप जब रीड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्जी अपैरेटस के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा मैं बताने जा रहा हूं। जब आपको मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने टाइप्स बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, ये आपको पता है, ठीक है। और इसको पता होने के बाद आप लाइसोसोम्स के कंपोजिशन पे आइए। लाइसोसोम्स क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनस है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनस है। और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, आप नोट करिए। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, ठीक है। और ये क्या है, आपका मेम्ब्रेन है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन था, गोल्जी अपैरेटस का मेम्ब्रेन था, ठीक है। वैसे ये भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में आपको बता दूं कि दो चीजें होती हैं, प्रोटीन होती हैं, लिपिड होती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, प्रोटीन और लिपिड्स का। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी क्या है, एक प्रोटीन ही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ एंजाइम, नोट करना होगा आपको, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स बायोकेमिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं बायोकेमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ये क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। और मेम्ब्रेन में क्या है, प्रोटीन और लिपिड्स है, ठीक है। और ये प्रोटीन लिपिड्स जो है एक्चुअली में कहाँ पे बन रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। ये जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं इनका मॉडिफिकेशन ओनली जो है गोल्जी अपैरेटस कर रहा है। वैसे रियली में क्या है, फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि लाइसोसोम्स का जो फॉर्मेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्जी अपैरेटस दोनों करते हैं, ठीक है। ये चीज दिमाग में होना चाहिए आपके, ठीक है।
अब आते हैं लाइसोसोम्स के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पे। लाइसोसोम्स को आप बोलते हैं इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम, ठीक है। सेल के अंदर जो वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है वो एक्चुअली में कैसे मैनेज होता है, इट इज मैनेज बाय लाइसोसोम्स। मतलब कि जितना भी वेस्ट है वो लाइसोसोम मैनेज करेगा सेल के अंदर, ठीक है। वेस्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई सेल के अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस आ जाएं, ठीक है, सेल्स के अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे कि आपके इंडिया में अगर कोई बाहर का कोई बंदा आता है, ठीक है, अगर वो बंदा जो है वो या वो पर्सन अनवांटेड है तो वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से हार्मफुल है आपके लिए, ठीक है, एक तरीके से क्या है, हार्मफुल है। तो ऐसा ही जो है कोई सब्सटेंस जब सेल के अंदर इंटर करता है तो वो भी क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। और हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेक कौन करता है या उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है, डिस्ट्रॉय करता है लाइसोसोम्स, बिकॉज लाइसोसोम्स हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है फॉरेन सब्सटेंस को जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज ध्यान देना होगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है ये फॉरेन सब्सटेंस को, फॉरेन मटेरियल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। लाइक बैक्टीरिया, लाइसोसोम्स, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, अगर ऐसा किसी का इन्फेक्शन हो रहा है किसी सेल के अंदर तो उन पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंसेस को हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम का पार्ट हो गया लाइसोसोम्स। इसके साथ साथ किसी भी सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके साथ साथ किसी भी सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स है, लाइक आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या अदर कोई सेल ऑर्गेनल्स है, अगर ये ओल्ड होते हैं, ठीक है, ये ओल्ड हो जाते हैं तो इनको भी डिस्ट्रॉय कौन करता है, लाइसोसोम्स, बिकॉज लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। इवन जब भी कोई सेल डैमेज हो जाता है, कोई सेल ओल्ड हो गया, डैमेज हो गया, अब वो खत्म होने वाला है, उसका कोई यूज नहीं है, तो उस कंडीशन में भी लाइसोसोम का रोल है। लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को वहां पे बस्ट कर देता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने की वजह से क्या होते हैं, सारे एंजाइम्स जो है सेल में स्प्रेड कर जाते हैं और सेल की लिसिस कर देते हैं, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज दैट ये एक सेल है और सेल के अंदर क्या है, ये लाइसोसोम है और ये सेल डैमेज हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, तो क्या होगा, लाइसोसोम जो होगा, ये जो लाइसोसोम है इसका मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, ठीक है, बस्ट कर जाएगा, और बस्ट करेगा तो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो है सराउंडिंग में स्प्रेड कर जाएंगे, सराउंडिंग में क्या होंगे, स्प्रेड करेंगे, और कुछ टाइम के बाद इस सेल की लिसिस कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फॉरेन सब्सटेंस, ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स एज वेल एज डैमेज ओल्ड सेल्स, सबको क्या कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम्स का हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो लाइसोसोम है ये क्या है, एक वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि जो भी बेकार की चीजें हैं या ओल्ड जो चीजें हैं उनको ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको एलिमिनेट कर देगा। और आपको बताऊं कि लाइसोसोम्स का फंक्शन जो है व्हाइट ब्लड सेल्स में या व्हाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको समझ में आता है, क्योंकि आपको पता है कि व्हाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स जो होते हैं ये जो है डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और वहां पे फॉरेन सब्सटेंस को क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, किल करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो वहां WBC सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, और ये लाइसोसोम जो है डिफेंस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपको आगे के हायर क्लासेस में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपको अभी ब्रीफली आप ये जानिए कि ये जो लाइसोसोम है ये हमारे सेल्स में है, और WBCs में सेल्स में इनका सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम का इनडायरेक्टली पार्ट है ये, ठीक है। डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से बचाते हैं, ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, या ओल्ड सेल्स, डैमेज सेल्स के को भी ये ब्रेक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कोई सेल ओल्ड हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का जब आंसर सर्च करेंगे तो आपको बताऊंगा कि सेल ओल्ड हो गया या डैमेज हो गया, इसका मतलब उसका जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो गया, उसका जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये इंडिकेशन है सेल के ओल्ड होने का, ठीक है। तो ये आपके लाइसोसोम्स को मैंने फिनिश कर दिया आपको, ठीक है।
आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो ओल्ड सेल्स की जगह हॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स लिखा होगा, ठीक है, हॉर्न आउट। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा हॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। हॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होगा ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स जिनका यूज नहीं है या वो अब बेकार के हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, ठीक है। आज लाइसोसोम मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, आज की क्लास हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे वैक्यूल्स के साथ, ठीक है। बट वैक्यूल्स पढ़ने से पहले आपको फिर से क्या करना होगा, प्रीवियस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो और लेक्चर जो है आपके वैक्यूल से कनेक्टेड है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।